गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना के संबंध में परमाणु मॉडलों के बारे में, और परमाणु संरचना के जो मॉडल थे उनमें से अपन ने दो मॉडल पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, और दूसरा अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। इन दो मॉडलों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपने को जो तीसरा मॉडल पढ़ना है वो तीसरा मॉडल है नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो एक ठोस धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका खंडन कर दिया था रदरफोर्ड ने यह बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक खोखला गोला होता है जिसके वर्ताकार पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का क्रम था उसके आधार पर स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। इनकी कमी को सुधारने के लिए जो अपना तीसरा मॉडल है वो है नील्स बोर का मॉडल। तो उस मॉडल के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो तीसरा मॉडल है अपना नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप या मॉडल। नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप या फिर जिसे मॉडल है उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो नील्स बोर ने क्या किया, जब रदरफोर्ड के परमाणु के स्थायित्व के बारे में समस्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने अध्ययन करके अपना जो मॉडल है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। नील्स बोर ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उनके अनुसार उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुएं बताई जो परमाणु के सिद्धांत, परमाणु की जो संरचना होती है उसके ऊपर लागू होती है। ये कुछ कौन कौन सी बातें थी उन एक एक बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और उसके बाद परमाणु की जो संरचना है नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार उनके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जो नील्स बोर थे उन्होंने जो अपना परमाणु प्रतिरूप बताया उसकी कुछ मुख्य बिंदुएं बताई। वो बिंदु इस प्रकार से थे। नील्स बोर ने यह कहा कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का जो केंद्र होता है वो केंद्र नाभिक कहलाता है। परमाणु जो होता है उस परमाणु का जो केंद्र बिंदु होता है उस केंद्र बिंदु को उन्होंने नाभिक नाम दिया। ये परमाणु है, उस परमाणु का जो ये केंद्र है इस केंद्र के संबंध में उन्हें बताया कि ये क्या होता है, नाभिक होता है। ये जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो इसी नाभिक के अंदर संग्रहित रहता है। अर्थात ये जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इस नाभिक के अंदर ही संग्रहित रहता है। अब जो धनावेशित होता है तो इसका मतलब जो परमाणु का नाभिक होता है उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन। परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये नाभिक है और इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन। ठीक है, ये बात उनकी पहली जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो नाभिक कहलाता है। जो धनावेशित होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान
जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान संचित होता है। नील्स बोर का जो परमाणु प्रतिरूप था, उस परमाणु प्रतिरूप की जो पहली बिंदु थी वो ये थी कि परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक बोलते हैं, जो धनावेशित होता है, और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही केंद्रित होता है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो बताई वो ये बताई कि परमाणु के चारों तरफ वर्ताकार पथ होते हैं। परमाणु के चारों तरफ वर्ताकार पथ होते हैं, और इन वर्ताकार पथों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर क्या होते हैं, वर्ताकार पथ होते हैं, और इन पथों के अंदर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि परमाणु के चारों ओर जो वर्ताकार पथ होते हैं, इन वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन पथों को उन्होंने नाम दिया कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर। उन्होंने इन जो वर्ताकार पथ थे उन वर्ताकार पथों को या तो अपन इन्हें कह सकते हैं कक्ष, या कह सकते हैं कोश, या फिर ऊर्जा स्तर। ये जो वर्ताकार पथ हैं, इन वर्ताकार पथों को उन्होंने कक्ष, कोश, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर उन्होंने इनका नाम दिया। ये जो वर्ताकार पथ होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन वर्ताकार पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उनका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह उनका दूसरा स्टेटमेंट था। परमाणु के चारों ओर जो वर्ताकार पथ होते हैं उन वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन पथों को कक्षा, कोश या क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो अपना अगला स्टेटमेंट दिया वो ये था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर केंद्र में नाभिक होता है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वर्ताकार पथ में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अब कौन सा परमाणु किस पथ में चक्कर लगाएगा, इस संबंध में उन्होंने ये बताया कि जो ये वर्ताकार पथ होते हैं इन वर्ताकार पथों को उन्होंने एन से प्रदर्शित किया। इन सभी वर्ताकार पथों के लिए उन्होंने एक सिंबल का प्रतीक का प्रयोग किया, और ये जो प्रतीक था उसको अपन बोलते हैं एन। इनको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और ये जो एन ऊर्जा स्तर का संबंध में उन्होंने बताया कि जो वर्ताकार पथ नाभिक के नजदीक होगा उसकी ऊर्जा होगी कम, और जो वर्ताकार पथ नाभिक से दूर चला जाएगा उसकी ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो इस संबंध में अपन लिखते हैं कि इन कक्षा या कोश को उन्होंने एन से प्रदर्शित किया। ये जो वर्ताकार पथ थे उनको एन से प्रदर्शित किया। एन का मतलब था कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर। अब इसमें एक बात और है कि जो पास वाला नाभिक के पास वाला जो कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर जो है
उसको उन्होंने अलग नाम दिया, फिर उसके आगे वाले को अलग और उससे आगे वाले को उन्होंने अलग नाम दिया। इस संबंध में अपन बात करें तो जो नाभिक के नजदीक वाला जो कोष था उसको उन्होंने नाम दिया कैपिटल एन। ये जो है आपके, इसको उन्होंने नाम दिया एन। फिर उसके पास वाले को दिया एम, फिर उसके आगे वाले को दिया एल, सॉरी के एल एम और फिर दिया एन। इस प्रकार से उन्होंने कक्षों को नाम जो दिया वो दिया के एल एम और एन। इनको उन्होंने जो पूर्णांक संख्या होती है 1 या फिर 2 या 3 या 4, इस प्रकार से भी उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि 1 2 3 4 या फिर के एल एम एन के रूप में भी उन्होंने उनको प्रदर्शित करने का काम किया। तो अपन इसमें लिखते हैं कि इन कक्षकों को नाभिक से बाहर की तरफ, इन कक्षकों को नाभिक से बाहर की तरफ क्रमशः के एल एम एन डैश 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 या 1 2 3 4 एक्स्ट्रा आदि के नाम से जाना जाता है। ये जो कोष या कक्षा होते हैं उनको नाभिक से बाहर की तरफ जाते हुए क्रम में यदि हम बात करें तो पहले वाला जो नाभिक के नजदीक वाला कक्ष या कोष है उसको अपन के बोलते हैं, उसके आगे वाले को एल और ठीक उसके आगे वाले को एम, फिर एन बोलते हैं, फिर अगले वाला अगला आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो कक्ष होते हैं वो नाभिक से बाहर की तरफ जाता हुआ जो क्रम होता है उस क्रम में उनको के एल एम एन या फिर 1 2 3 4 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने अगला जो मुख्य बिंदु बताया वो बिंदु ये था कि जो ऊर्जा स्तर के जो कोष या कक्ष होते हैं उनके ऊर्जा के क्रम की बात करें तो जो नाभिक के नजदीक होता है उसका ऊर्जा का मान कम होता है और जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अपन बात करें तो यहां उन्होंने बताया कि कोष वह कोष जो नाभिक के पास होता है उसकी ऊर्जा कम व उससे दूर कोषों की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। देखो वह कोष जो नाभिक के नजदीक होगा, जैसे अपन यहां बात करें के वाला कोष नाभिक के नजदीक है, फिर उसके बाद एल है, तो के वाला जो कोष है उसकी ऊर्जा का मान एल वाले कोष के मान से कम होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें कि इनके ऊर्जा स्तर के आधार पर कोषों के क्रम की बात करें तो मैं लिख सकता हूं ऊर्जा स्तर के आधार पर कोषों का क्रम जो होगा वो इस प्रकार से होगा, के की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी, फिर एल की, एम और फिर एन। इस प्रकार से जो कोष होंगे उनकी ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से होगा, के वाले कोष की सबसे कम, फिर एल वाले की, फिर एन की और फिर एन की होगी। इस प्रकार से
जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से होता है। उसके बाद उन्होंने अगली स्टेटमेंट दी, वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन उसी कोश या कक्ष में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग का मान NH/2π होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन उसी कोश या कक्ष में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान NH/2π होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन उसी कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग को बोलते हैं अपन MVR। कोणीय संवेग का मान H/2π या इसका गुणज होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन उसी कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग का मान MVR बराबर H/2π होगा। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप था कि इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, वो उस सिद्धांत या उस कमी को दूर करने का काम कर रहा है। मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड ने बताई। लेकिन जो नील्स बोर हैं, नील्स बोर ने इस बात के बारे में स्पष्टीकरण दिया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन वे केवल उसी वर्ताकार पथ या जो कोश है उसमें चक्कर लगाएंगे जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान H/2π होगा। अर्थात वो ऐसे ही किसी दूसरे कक्ष में नहीं जाएंगे, अपने निश्चित कक्ष में चक्कर लगाएंगे। और यही बात थी जो क्या हो रही थी, रदरफोर्ड की जो मॉडल थी उसमें कमी थी और उसका उन्होंने सुधार, नील्स बोर ने रदरफोर्ड की जो कमी थी उसका सुधार कर दिया। तो उन्होंने बताया कि कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान जिस कक्ष में MVR बराबर H/2π होगा, ये इसका गुणज होगा, उसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चक्कर लगा पाएगा। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे MVRH ये क्या है। तो आपको पता है जो M होता है वो M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M क्या है? यहाँ पे M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V है इलेक्ट्रॉन का वेग, R है जो कक्ष या कोश है, कक्ष या कोश की त्रिज्या, कक्ष या कोश की त्रिज्या का मान है R। H जो ये है, H है प्लांक स्थिरांक, H है प्लांक स्थिरांक। इसको यदि नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर रहा हूँ इसको फिर। तो यहाँ ध्यान रखना, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V है इलेक्ट्रॉन का वेग, R है इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष या कोश में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो उसकी त्रिज्या का मान H है, वो है प्लांक स्थिरांक। इसको मैं साफ कर रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, जो नील्स बोर है उन्होंने बता दिया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन उस कक्षा या कोश में चक्कर लगाते हैं जिसके अंदर उसके कोणीय संवेग का मान MVR बराबर H/2π होगा। अब अपन इससे आगे बात करते हैं कि अगला जो उनका स्टेटमेंट था वो क्या था। अगला उनका स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन
एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं तो वो न तो क्या करते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही क्या करते हैं अवशोषण करते हैं। लेकिन जब वो क्या करते हैं अपनी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं, कहने का मतलब अपनी ऊर्जा स्तर से यदि ऊपर वाले कोष में जाते हैं तो वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जब ऊपर वाली ऊर्जा स्तर से नीचे आते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं अवक्षेपण या उत्सर्जन करते हैं। तो इस आधार पे अपन बात करें तो उन्होंने बताया कि जो नील्स बोर ने बताया कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्ष या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं। लेकिन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप था उसका स्पष्टीकरण भी यही है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ही कक्ष में चक्कर लगाता है तब ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है। लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा स्तर से ऊपर वाली ऊर्जा स्तर में जाएगा तो क्या करेगा ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब नीचे वाली में आएगा तो ऊर्जा क्या कर देगा उत्सर्जन कर देगा। तो इस बात को अगर हम समझे कि जैसे ये अपने ऊर्जा स्तर हैं, ये नीचे वाला ऊर्जा स्तर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर वाले कोष में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, या अपन मान लेते हैं यहाँ जा रहा है वो, तो इस स्थिति में क्या करेगा वो ऊर्जा का अवशोषण। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थित है और ये ऊपर जा रहा है तो ऊर्जा क्या करेगा अवशोषण करेगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थित है और ये आ रहा है नीचे, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके आएगा, और निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा के क्या करेगा अवशोषण करेगा। तो इस आधार पे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कुछ बिंदु बताए, कुछ मुख्य परमाणु के संबंध में जो परमाणु सिद्धांत था उसकी परिकल्पना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार से हैं कि परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक बोलते हैं, वो धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान उसके अंदर केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। इन पथों को कक्ष, कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको K, L, M या 1, 2, 3, 4 के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। इनके ऊर्जा स्तर के क्रम की बात करें तो ऊर्जा स्तर का जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। K जो कोष होता है उसकी ऊर्जा का मान कम होता है, N वाला जो कोष होता है उसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो स्टेटमेंट लास्ट वाले
कि इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान h/2π या इसका गुणज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने कोश या कक्ष में चक्कर लगाएगा तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही अवशोषण करेगा, लेकिन जब उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ऊर्जा का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है। अब इसकी जो नील्स बोर ने वैसे तो क्या किया, अपना जो परमाणु प्रतिरूप दिया उस प्रतिरूप में उन्होंने अधिकांश चीजों को तो स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन उनकी कुछ ऐसी कमियां भी रह गई जिनको बाद में सुधारा गया। ये परमाणु प्रतिरूप का मॉडल है, ध्यान रखना। जो नील्स बोर ने परमाणु प्रतिरूप बताया उसका मॉडल यह है, ठीक है। अब उसकी कुछ कमियां भी रह गई। ये जो कमियां थी उन कमियों के बारे में अपन बात करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, टॉपिक को खत्म करेंगे। तो नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप की कमियां। देखो वैसे तो इनका मॉडल था वो ठीक था, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें कमियां रही जाती है, तो वैसे ही इसमें कमी रह गई। पहली कमी उनकी ये रही कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इन्होंने कर दी, लेकिन क्या होता है कि जो परमाणु प्रतिरूप समझाने का इन्होंने प्रयास किया तो वह इन्होंने अपने हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, कहने का मतलब जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन के परमाणु के लिए ही इन्होंने अपना मॉडल बनाया था और उसी की जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या इन्होंने की थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो नील्स बोर का जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के परमाणु पर ही लागू होता है। जैसे हीलियम नाभिक मतलब या तो हाइड्रोजन पे लागू होगा या हीलियम जो धन आयन है उस पे लागू होगा। कहने का मतलब उसी परमाणु पे लागू हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, एक हो। तो पहली कमी इनकी ये थी कि यह मॉडल, यह प्रतिरूप केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो उसी परमाणु पे ये क्या होगा, लागू होगा। दूसरी बात दूसरी जो इनकी कमी रह गई थी वो कमी ये थी कि जब अपन क्या करते हैं इस मॉडल के अंतर्गत किसी परमाणु को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो उसके स्पेक्ट्रम के अंदर परिवर्तन हो जाता है, उस स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण नील्स बोर का जो मॉडल है वो नहीं कर पाया। कहने का मतलब जो परमाणु को यदि किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्राप्त होने वाली जो अनियमित रेखाएं हैं स्पेक्ट्रम की, उनकी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाया, जिसे जीमेन प्रभाव से नाम से भी जाना जाता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ कि यह मॉडल परमाणु को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये जो मॉडल है वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो परमाणु के विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की जो मॉडल है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। इसके बाद तीसरी जो कमी थी वो कमी ये थी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं रासायनिक संयोग से और जब वो अणु बनाते हैं तो परमाणु के मिलने के बाद या परमाणु के रासायनिक बंध के बनने के बाद जो अणु बनते हैं उन अणुओं का स्पष्टीकरण भी ये मॉडल नहीं कर पाता। अर्थात परमाणुओं के
रासायनिक संयोजन से अणु बनने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण यह मॉडल नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से ये 3 कमियां इस मॉडल की रह गई थी। अपने ये जो चैप्टर था परमाणु की संरचना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उसका गुणधर्म, उसका 3 भाग थे। तो उन 3 भागों में ये जो पहला भाग था परमाणु की संरचना, वो भाग यहाँ कंप्लीट होता है। और अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। वैसे तो इसके और भी मॉडल है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो है वो यही है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है। इसके जो नेक्स्ट के टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।